हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी एवरीबॉडी लव सौरभ हंडा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक मैंशन से, जहाँ पर हम जयंती नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है। तभी वो देखती है कि सौरभ नाम का एक आदमी सोफे पर सो रहा था। वो सौरभ को आवाज़ लगाती है और उसे कहती है कि वो अंदर जाकर सोए, क्योंकि सुबह सुबह उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना है। बट सौरभ कोई जवाब नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से जयंती उसके पास आती है तो देखती है कि सौरभ का गला काट कर किसी ने उसे मार दिया था। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद घर में जितने भी लोग अपने कमरों में सो रहे थे वो वहां पर आ जाते हैं। कुमार नाम का आदमी ये देखकर वहां से बैग लेकर जा रहा था, बट रामन जिसका ये मैंशन है वो कुमार को कहीं भी जाने नहीं देता। जिसके बाद वो अपने नौकर सत्या को बुलाता है। सत्या कहता है कि 11 बजे के करीब वो यहाँ से निकला था। जाने से पहले उसने सौरभ को देखा था तो सौरभ बिल्कुल ठीक था। जिसके बाद सत्या लॉक लगाकर चला गया था, यानी कि उसके बाद इस मेंशन में कोई आया नहीं होगा। और सौरभ को जिसने मारा है वो शायद मेंशन में रहने वालों में से ही कोई है। जिसके बाद ईशा को दिखाया जाता है, जो कि सौरभ की वाइफ है, और वो अभी तक सो रही थी, क्योंकि सोने से पहले वो हमेशा नींद की दवाई लिया करती थी। इसलिए ये लोग ईशा को उठाने चाहते हैं, और जब उसे सौरभ के बारे में बताते हैं तो ईशा इस बात को एक्सेप्ट ही करने के लिए तैयार नहीं थी कि सौरभ अब मर चुका है। अब यहाँ पर खून हो चुका था, जिसकी वजह से पुलिस को कॉल किया जाता है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि सौरभ अपनी फैमिली के साथ कार से इसी मैंशन में आ रहा था। एक्चुअली रमन और जयंती की 10th मैरिज एनिवर्सरी थी, और इसी वजह से वो लोग इस मैंशन में अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ सेलिब्रेट करने वाले थे। अब सौरभ रमन का बिजनेस पार्टनर है, तो वो भी इन्वाइटेड था। और सौरभ यहाँ पर अपने बाबा, अपने भाई अरुण, वाइफ ईशा और बाबा की केयरटेकर विजया के साथ आ रहा था। सौरभ कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, मानो कि वो हमेशा खिंचा खिंचा सा रहता है। मतलब कभी भी वो सामने वाले को अच्छे से रिप्लाई नहीं देता। तो वही सौरभ की तरह रमन और जयंती की बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर चंद्रा, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, उसके साथ यहाँ पर आ रहे थे। साथ ही इनके साथ एक तीसरी गाड़ी भी थी, जिसमें जयंती की बड़ी बहन सुमन और उसके पति संतोष और उनका बेटा रोहन था। ये सभी लोग साथ में मैंशन आते हैं, और यहाँ पर पहुंचकर सभी लोग अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सौरभ का भाई अरुण थोड़ा सा अजीब था, और उसके बाबा हमेशा उसे डांटते रहते थे। तो वही जयंती और रमन अपनी एनिवर्सरी के लिए काफी एक्साइटेड थे। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर फैजल और उनका जूनियर अमर मेंशन आ जाते हैं। जहाँ पर वो दोनों देखते हैं कि सौरभ की बॉडी के पास उसकी वाइफ ईशा बैठी थी। ईशा को ऐसे ही लग रहा था कि सौरभ अभी सो रहा है। हालांकि सब लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सौरभ मर चुका है, बट वो किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। जिसके बाद फैजल वहां पर जितने भी लोग थे उनसे पूछताछ करने लगता है कि सबसे पहले सौरभ की बॉडी को किसने देखा, और लास्ट में सौरभ से किसने बात की थी। अब यहाँ पर जयंती बताती है कि उसने पहले सौरभ की बॉडी को देखा था। तो वही सत्या बताता है कि लास्ट टाइम उसी ने सौरभ के साथ बात की थी। अब फैजल उन दोनों के साथ पूछताछ करने लगता है। तो वही फैजल के ऊपर भी इस केस को सॉल्व करने का काफी ज्यादा प्रेशर था। जिसके बाद विजया ईशा को बताने की कोशिश करती है कि सौरभ मर चुका है, जो सुनकर ईशा काफी गुस्सा होती है और विजया को मारने लगती है। ये देखकर विजया को काफी बुरा लगता है। जिसके बाद सभी लोग ईशा को अंदर लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली सुमन का पति संदीप सौरभ और रमन की कंपनी में काम करता था। सुमन असल में ये चाहती थी कि रमन उसे अपना पार्टनर बना ले, और इसी वजह से वो इस पार्टी में आई थी ताकि वो अपनी बहन जयंती के साथ इस सिलसिले में बात कर सके। तो वही दूसरी तरफ हम पुलिस को देखते हैं, जो कुमार से पूछताछ कर रही थी, मतलब मेंशन में कौन पहले आया और क्या क्या हुआ। कुमार बताता है कि मैं यहाँ करीब दोपहर को 3 बजे पहुंचा। वो कहता है कि वो एक क्राइम शो एंकर है, और उसकी वाइफ नैना भी न्यूज़ रीडर है। तो वो दोनों शूट खत्म करके डायरेक्ट यहाँ पर आ गए थे। कुमार और सौरभ भी एक दूसरे को जानते थे। इनफैक्ट चंद्रा को छोड़कर सभी कुमार को जानते थे। खैर सभी जब लंच करने के लिए बैठे थे, तो वो लोग साफ देख पा रहे थे कि सौरभ संदीप पर काफी ज्यादा अकड़ दिखा रहा था। वो जानबूझकर संदीप के खाने में बहुत ज्यादा नमक डाल देता है, और संदीप भी बिना कुछ कहे उसे खा लेता है। ये देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सौरभ का बर्ताव काफी ज्यादा अलग था। वो सबसे काफी ज्यादा उकड़कर और गुस्से में बात कर रहा था। यहाँ तक कि वो अपने पिता की भी टाइम टाइम पर इंसल्ट किए जा रहा था। इसी बीच वहां पर एंट्री होती है माधवन की, जो कि एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, और वो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड, जो कि उसकी आधी उम्र की है, उसके साथ यहाँ आया था, जिसका नाम है नाजिया। खैर वैसे माधवन की एक वाइफ भी है, जिसके बारे में नाजिया और बाकी सभी लोगों को पता था। अब केक कटिंग वगैरह शुरू हो जाती है, बट बटर नाइफ नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से एक बड़े से चाकू से केक को काटा जाता है। जिसके बाद जयंती और रमन एक दूसरे को केक खिलाते हैं,
और इसी बीच मौका देखकर रमन कुमार की पत्नी नैना को अंदर बुलाता है क्योंकि उसे नैना से ज़रूरी बात करनी थी। वो नैना से कहता है कि तुम सौरभ के सारे शेयर्स खरीद लो और मेरी बिजनेस पार्टनर बन जाओ। अब नैना ऐसा करना तो चाहती थी, बट वो जानती थी कि सौरभ इसके लिए नहीं मानेगा, जिस पर रमन कहता है कि वो उसकी चिंता ना करे। अब ये सुनकर नैना भी खुश होती है, जिसके बाद दोनों गले मिलते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो वही माधवन और सौरभ पुराने दोस्त थे और किसी बात को लेकर उनमें बहस होने लगती है, जिसके बाद सौरभ माधवन को काफी उल्टा सीधा बोलने लगता है, बट माधवन उसकी बात का बुरा नहीं मानता। यहाँ सौरभ जो भी कर रहा था वो सब चंद्रा और अरुण चुपचाप नोटिस कर रहे थे, जिसके बाद सौरभ की वजह से अंदर का माहौल काफी खराब हो गया था। तो जयंती और रमन चंद्रा के साथ बाहर जाते हैं, जहाँ जयंती चंद्रा से पूछती है कि वो सबको देखकर क्या सोचती है। मतलब चंद्रा एक साइकियाट्रिस्ट है, तो वो इंसान को कितने हद तक पहचान सकती है। तो चंद्रा कहती है कि उसे लगता है कि सौरभ असल में दिल का बुरा नहीं है, बस वो ऊपर से ऐसा है। उसे लगता है कि सौरभ के जो पापा है, जिन्हें वो बाबा कह के बुलाता है, शायद वो काफ़ी एब्यूजिव रहे होंगे, तभी वो बाबा की इस तरह से इंसल्ट करता रहता है। जिसके बाद चंद्रा कहती है कि नैना और कुमार को देखकर लगता है कि वो दोनों जल्दी एक दूसरे को डिवोर्स देने वाले हैं। अब ये सब सुनकर जयंती काफ़ी इम्प्रेस थी, क्योंकि चंद्रा ने काफ़ी ठीक गेस किया था। जिसके बाद जयंती अंदर चली जाती है, तो चंद्रा रमन से सवाल करती है कि उसे लगता है कि उसके और नैना के बीच ज़रूर कुछ है, जिस पर रमन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि काफ़ी सालों पहले वो और नैना डेट कर रहे थे, बट अब उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही वो उनके डिवोर्स का रीज़न है। वो कहता है कि नैना और कुमार एक ही फील्ड के हैं और उन दोनों में ही बहुत ज़्यादा ईगो है, जिसकी वजह से उनमें क्लैशेस होते रहते हैं और इसी वजह से वो डिवोर्स देने वाले हैं। इसमें उसने कुछ भी नहीं किया। अब ये सुनकर चंद्रा कहती है कि तो फिर ठीक है, वो इसके बारे में जयंती को कुछ भी नहीं बताएगी। जिसके बाद हम नैना को देखते हैं, जो कुमार को बताती है कि रमन ने उसे शेयर्स खरीदने की ऑफर दी है। अब ये सुनकर कुमार कहता है कि वो ये सब कुछ भूल जाए, क्योंकि सौरभ अपने जीते जी कभी भी इस कंपनी को नहीं बेचेगा, क्योंकि उसने ये कंपनी अपने दम पर खड़ी की है। दूसरी तरफ हम जयंती को देखते हैं, जो अपनी बहन सुमन के साथ थी। सुमन यहाँ पर जयंती से कहती है कि वो रमन से बात करे और संदीप को भी इस कंपनी का कुछ हिस्सा दे दे, क्योंकि वो कब तक इसी तरह से खुद को प्रूव करता रहेगा। अब ये सुनकर जयंती सुमन से वादा करती है कि वो रमन से बात करेगी और संदीप के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ फैसला लेगी। अब रात का डिनर शुरू हो जाता है, जहाँ पर सभी लोग डिनर एंजॉय कर रहे थे, बट सौरभ यहाँ पर फिर से उल्टी सीधी बातें शुरू कर देता है। जिसके बाद जयंती वहाँ पर रमन की तारीफ करने लगती है कि किस तरह से रमन ने इस बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाला है और वो कितना हार्ड वर्किंग है। अब ये सुनकर सौरभ कहता है कि रमन ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो कहता है कि सारी मेहनत वो खुद करता है और अगर उसने एक दिन भी कंपनी रमन के भरोसे छोड़ दी तो कल ही बिजनेस बंद हो जाएगा। अब रमन तो इसके ऊपर कुछ नहीं बोलता, बट जयंती को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो सौरभ से कहती है कि वो अपनी जुबान पर लगाम दे। अब ये सुनकर सौरभ गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद उसकी और जयंती के बीच में कहासुनी होने लगती है, जो देखकर सब लोग उन्हें शांत करवाते हैं। सब लोग जयंती से कहते हैं कि आखिर वो सौरभ की बातों पर क्यों ध्यान दे रही है, जबकि वो जानती है कि सौरभ कैसा आदमी है। अब ये सुनने के बाद थोड़ा सा दोनों शांत हो जाते हैं। जिसके बाद सौरभ के बाबा सब्जी मांगने लगते हैं, तो सौरभ सबसे हंसते हुए कहता है कि इन्हें तेल मसाला खाना बंद है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही इनका ऑपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने इन्हें तेल मसाला खाने से मना कर दिया है। साथ ही इन्हें रोज हॉर्मोन्स के इंजेक्शंस भी लगते हैं। कमर के नीचे इनका कुछ भी काम नहीं करता। अब ये एक नामर्द है और कुछ नहीं। अब ये सुनने के बाद सौरभ के पापा काफी गुस्सा हो जाते हैं और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं, बट सौरभ हंस रहा था, जैसे कि मानो बचपन से वो इस तरह से मार खाता है। ये सब देखकर अरुण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट वो कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वहां पर खड़ा हुआ देख रहा था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर पुलिस को पता चलता है कि जिस क्राइम से केक को काटा गया था, एक्चुअली उसी से सौरभ का मर्डर किया गया था, यानी कि वो चाकू ही मर्डर वेपन था। अब फैजल सबको सौरभ के बारे में पूछने लगता है, तो सब लोग मिलकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। सभी यही कह रहे थे कि सौरभ काफी अच्छा आदमी था, जो देखकर नैना कहती है कि आखिर सब लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि सौरभ बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं था। अब ये सुनने के बाद फैजल समझ जाता है कि इन सभी के पास सौरभ को मारने का कोई ना कोई मोटिव जरूर था। तो वही अमर को चाकू सोफे के नीचे से मिल जाता है, जो देखकर अरुण कहता है कि उसके भाई ने खुद को खत्म किया है, बट कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि कोई खुद को मारकर इस तरह से चाकू छुपा कर नहीं रख सकता, जिसकी वजह से पुलिस वाले भी अरुण की बात पर भरोसा नहीं करते। जिसके बाद हम नैना और कुमार को देखते हैं, जिन्हें अगली सुबह प्राइम टाइम पे शो करने के लिए जाना था, तो वो पुलिस को घूस देने की कोशिश करते हैं, बट अमर कहता है कि उनके ऊपर ऊपर से इस केस को सॉल्व करने का प्रेशर है, जिसकी वजह से वो उनसे रिश्वत नहीं ले सकते।
तो वही माधवन की गर्लफ्रेंड नाजिया माधवन से कहती है कि कहीं तुमने तो सौरभ को नहीं मारा, जिस पर माधवन कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद नाजिया उसे कहती है कि कुमार उसे माधवन के खिलाफ भड़का रहा था। वो उसे कह रहा था कि माधवन की तो वाइफ है और वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए नाजिया माधवन से कहती है कि वो कुमार जैसे दोस्तों से बचकर रहे। जिसके बाद हम अरुण को देखते हैं जो कि सामने वाले ट्री हाउस पर गया था, बट अचानक से वो ट्री हाउस से गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी चोट लगती है। बट इसकी वजह से अरुण चल नहीं पा रहा था। जिसके बाद सब लोग उसे अंदर लेकर आते हैं। यहाँ पर अरुण सभी को बताता है कि किसी ने उसे धक्का दिया था, बट किसने दिया था ये वो देख नहीं पाया। अब इस सब के बीच एक और घटना होती है। सुमन जब अपना पर्स चेक करती है तो उसके पर्स में से पैसे गायब थे। सुमन ने करीब 20,000 रुपये अपने पर्स में रखे थे। अब यहाँ पर जितने भी लोग थे वो काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से थे, इसलिए वो लोग तो इन पैसों को चोरी नहीं कर सकते थे। जिसकी वजह से सबका शक सत्या पर जाता है जो कि यहाँ का नौकर था। अब फैजल जैसे ही सत्या का रूम चेक करता है तो उसे वहाँ पर 20,000 रुपये मिल जाते हैं। जिसके बाद फैजल सत्या को काफ़ी पीटता है और सत्या बताता है कि एक्चुअली उसे ये पैसे संदीप ने दिए थे, क्योंकि उसने रात को संदीप को 12:30 बजे अपने हाथ धोते हुए देखा था, जो कि खून से भरे हुए थे। और ये देखकर उसने संदीप से सवाल किया तो संदीप ने उसे ये पैसे दिए और कहा कि वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए, और उसी वजह से सत्या ने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था। अब ये सुनने के बाद फैजल को यकीन हो जाता है कि संदीप ने ही सौरभ को मारा है। इसलिए वो संदीप को पकड़ने जाता है तो उसे पता चलता है कि संदीप एक्चुअली लेफ्टी है, और जिस तरह से सौरभ को मारा गया था वो कोई राइट हैंडेड पर्सन ही कर सकता था। जिसकी वजह से वो संदीप को छोड़ देता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि संदीप ने सौरभ को नहीं मारा। अब पुलिस वाले चंद्रा से भी पूछताछ करने लगते हैं तो चंद्रा बताती है कि उसने रात को 12:30 बजे किसी को जोर से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ सुनी थी, बट वो किसके कमरे से आई थी वो उसे पता नहीं। कि तभी हम देखते हैं कि कुमार रमन से कहता है कि उसे लगता है कि रमन ने ही सौरभ को मारा है, क्योंकि वो चाहता था कि सौरभ के शेयर्स नैना परचेस कर ले, बट सौरभ कभी भी अपने शेयर्स नहीं देता, और इसी वजह से रमन ने ही सौरभ को मारा होगा। अब ये सारी बात सुमन ने सुन ली थी और वो यहाँ पर जयंती के साथ लड़ने लगती है कि जयंती ने तो उसे वादा किया था कि वो संदीप को पार्टनरशिप देगी, बट यहाँ पर ये लोग तो नैना को अपना पार्टनर बनाने वाले थे। जो सुनकर जयंती भी काफ़ी हैरान थी, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो वही ईशा जब ये बात सुनती है तो वो रमन पर काफ़ी गुस्सा होती है और उससे कहने लगती है कि आखिर वो सौरभ के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकता है। अब ये सब देखकर सौरभ के बाबा इंस्पेक्टर से कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को मारा है। अब ये सुनकर सभी लोग काफ़ी हैरान थे, बट चंद्रा उनको देखकर समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहे हैं, और वो कहती है कि एक्चुअली सौरभ के बाबा ने सौरभ को नहीं मारा, बल्कि अरुण ने सौरभ को मारा है। अब ये सुनने के बाद सभी लोग फिर से काफ़ी शॉक हो जाते हैं। तो अरुण कहता है कि हाँ, उसी ने अपने भाई को मारा है, क्योंकि वो कब से तड़प रहा था और उसने अपने भाई को आज़ाद किया है। अब ये सब सुनकर सभी लोग काफ़ी हैरान थे। जिसके बाद चंद्रा बताती है कि बाबा ये सब कुछ अपने ऊपर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो अपने बेटे अरुण को बचाना चाहते हैं, बट वो कहती है कि एक्चुअली अरुण ने भी सौरभ को नहीं मारा। वो कहती है कि अरुण जब छोटा था तभी से वो इतना होशियार नहीं था, साथ ही उसके पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और हमेशा उसे मारा पीटा करते थे, जिसकी वजह से अरुण काफ़ी ज़्यादा मेंटली वीक था, और उसके लिए उसका हीरो उसका बड़ा भाई सौरभ था। सौरभ के साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहता, बट सौरभ का बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा रूड हो गया था, क्योंकि उनके पापा ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। चंद्रा बताती है कि सौरभ दिल का बुरा नहीं था और अरुण भी इस बात को अच्छे से जानता था, बट अरुण अंदर ही अंदर घुट घुट कर जी रहा था, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था जिसकी वजह से वो अंदर से टूट गया था और वो मेंटली काफ़ी वीक हो गया था। जिसके बाद वो खुद को सौरभ ही समझने लगा था। उस रात भी अरुण ने खुद को सौरभ समझकर अरुण को मार दिया, यानी कि उसका मतलब था कि वो खुद सौरभ है और जो सौरभ सो रहा था वो अरुण है, और इस वजह से उसने अरुण को मार दिया ये सोचकर कि वो उसे इस लाइफ से आज़ाद कर देगा। और सौरभ को मारकर अरुण अपने बाबा के रूम में गया और वहाँ पर उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया, जो कि चंद्रा ने सुना था। यहाँ पर चंद्रा कहती है कि अरुण ने जो कुछ भी किया है वो उसकी मेंटल हेल्थ की वजह से किया है। साथ ही चंद्रा बताती है कि अरुण ने खुद ही ट्री हाउस से खुद को धक्का दिया और सबको ऐसे बताया कि किसी ने उसे धक्का दिया है। ये सब कुछ उसकी बीमारी की वजह से ही हुआ है। अब ये सब सुनने के बाद पुलिस वाले अरुण को अरेस्ट कर लेते हैं। तो वही सबको क्लियर हो गया था कि सौरभ को किसने मारा है, लेकिन सभी लोगों की असलियत एक दूसरे के सामने आ गई थी, जिसकी वजह से कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं करता और सब लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। तो वही नैना भी डिसाइड कर लेती है कि अब वो कुमार के साथ नहीं रहेगी, वो उससे डिवोर्स लेगी,
क्योंकि कुमार ना ही कभी उसे समझता था और ना ही कभी उसके ऊपर भरोसा करता था, जिसकी वजह से नैना कुमार के साथ नहीं जाती, बल्कि वो अलग वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी एवरीबॉडी लव्स सौरभ हांडा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।